बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पंजाब में सबसे बड़ा मसला ज़मीनों पर कब्जे का। कोई भी बाअसर, बदमाश, मुंहज़ोर या असर रसूख रखने वाला, चाहे सियासी असर रसूख हो या इलाकाई असर रसूख हो, वो किसी भी गरीब शख्स की ज़मीन पर कब्जा कर लेता था और उस कब्जे को वागुजार कराते कराते कई नस्लें गुजर जाती थी, जिस पर मौजूदा पंजाब हुकूमत ने एक बहुत ही खूबसूरत कदम उठाया था कि कोई भी शख्स किसी की जगह पर नाजायज कब्जा ना कर सके। लेकिन उसका इस्तेमाल कुछ गलत तरीके से होने लगा कि जो मुश्तरका खाताजात होते थे उसमें भी मुश्तरका खातादारान ने उसको इस्तेमाल करना शुरू कर दिया और जाली इस्लामों पर भी डीसी साहिबान ने वो कब्जे छुड़वाना शुरू कर दिए और जो जायज मालिक होते थे वो रह जाते थे। अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट लिखा हुआ था वो पूरा नहीं हुआ था तो भी उस पर डिस्ट्रिक्ट जो कमिश्नर थे या असिस्टेंट कमिश्नर जो थे उन्होंने एक्टिव होकर उसको वागुजार कराने की कोशिश की और बहुत जगहों पर वो कामयाब भी हुए और वो कब्जे छुड़वाए भी गए। हालांकि वो कब्जे नहीं होते थे, लेकिन ये केसेस बहुत कम थे। ज्यादातर केसेस में आवाम को रिलीफ मिल रहा था। फिर अचानक लाहौर हाई कोर्ट की जो चीफ जस्टिस साहिबा है आलिया नीलम साहिबा, उन्होंने उनके पास जब दरखास्त इसके खिलाफ पहुंची तो उन्होंने इस चीज पर एक्शन लेते हुए पंजाब हुकूमत को इस एक्ट को कलअदम करार देने के लिए लिख दिया और सारी की सारी जितनी भी कार्रवाइयां थी, डिप्टी कमिश्नर साहब का भी पैनल था उनकी, वो कलअदम करार देकर उस पर हुक्म इम्तनाई या स्टे ऑर्डर जो है वो काम करे। लेकिन लाहौर हाई कोर्ट ये चाहती थी कि नहीं, इसको अकॉर्डिंग टू लॉ चलना चाहिए और ये डिप्टी कमिश्नर की पावर नहीं है, बल्कि ये हर सूरत जजेस या जुडिशरी को पावर होनी चाहिए कि वो इस तरह का कोई भी काम करे। काम ठीक, उन्होंने भी कहा था कि काम ठीक है, लेकिन इसको सुनने के लिए जो पावर्स हैं, जो जुरिस्डिक्शन है, इख्तियार समाअत है, वो जजेस को मिलनी चाहिए। तो पंजाब हुकूमत ने एक कदम पीछे लेते हुए आवाम की फलाह के लिए अब उस एक्ट में तरमीम की है और नया नाम उस एक्ट का है पंजाब प्रॉपर्टी ओनरशिप तरमीमी एक्ट, जो कि पंजाब के 36 अजला में अब कारामद हो गया है, एक्टिव हो गया है। और इसमें सबसे खूबसूरत बात यह हुई है कि जो इख्तियार समाअत मिला है वो एडिशनल सेशन जजेस को मिल गया है और 36 अजला में 36 एडिशनल सेशन जजेस को ये पावर्स मिली हैं कि वो ही इस ट्रिब्यूनल को हेड करेंगे। हेड करने का मकसद और मतलब ये है कि फैसला जो होगा वो एडिशनल सेशन जज साहब करेंगे, लेकिन उनके जो हेल्पिंग विंग्स हैं, हेल्पिंग हैंड्स हैं, वो नीचे जो ब्यूरोक्रेसी है वो होगी। अब जो नीचे ब्यूरोक्रेसी में ऑफिसरान इसके हेल्पिंग हैंड या इसके मेंबरान होंगे, उसमें पहला नंबर डिप्टी कमिश्नर साहब होंगे, दूसरा जो डीपीओ होंगे और तीसरा असिस्टेंट कमिश्नर उस कंसर्न तहसील का जो भी होगा वो होगा और चौथा रेवेन्यू ऑफिसर्स। अब रेवेन्यू ऑफिसर्स की एक हिरार्की है जो तहसीलदार साहब से शुरू होती है, इसी तरह गिरदावर और इसी तरह सो ऑन सो फॉर। तो ये हेल्पिंग हैंड्स होंगे उस ट्रिब्यूनल को। तो सबसे पहले चलते हैं कि तरमीम क्या की गई है। तरमीम अब ये की गई है कि जो इख्तियार समाअत है वो डिप्टी कमिश्नर साहब से लेकर वो सीधा सीधा एडिशनल सेशन जज साहब को मिल गया है और आपने जो दरखास्त दायर करनी है वो डिप्टी कमिश्नर को नहीं करनी, बल्कि वो सीधी आपने जाकर एडिशनल सेशन जज साहब को ही देनी है। आप सेशन जज को जैसे आम दायरियां करते हैं वकला साहिबान, और उसी तरह ये भी बाकायदा से दायर होगी और आपकी जो कंसर्न्ड एडिशनल सेशन जज साहब होंगे उसके पास सीधी जाके लगेगी और वो इसकी समाअत करेंगे। अब उसकी समाअत में क्या होगा उसकी समाअत में ये होगा कि जो एडिशनल सेशन जज साहब हैं वो रिपोर्ट तलब करेंगे अपने हेल्पिंग हैंड या अपने हेल्पिंग विंग्स से। डिप्टी कमिश्नर साहब मियां वाली और डिप्टी कमिश्नर साहब अपने जो असिस्टेंट कमिश्नर कंसर्न तहसील के हैं उनसे, तहसीलदार, पटवारी, गिरदावर, इन सब से रिपोर्ट तलब करेंगे और रिपोर्ट तलब करने के बाद जो ये ट्रिब्यूनल की कमेटी है वो इस मामले को दोबारा से भिजवा देगी एडिशनल सेशन जज साहब के पास और एडिशनल सेशन जज साहब का तयन करेंगे कि आया ये वाकयातन कब्जा की हुई जगह है या ये झूठी एफआईआर है। अब इसमें दो सूरत हाल होंगी। अगर तो वाकयातन वो दरखास्त ठीक होगी तो फौरी तौर पर डीपीओ साहब मियां वाली के जरिए उस जमीन को पुलिस की इमदाद से फौरी तौर पर वागुजार करवाने के एडिशनल सेशन जज साहब हुक्म दे देंगे। और अगर वो दरखास्त झूठी होगी तो उस सूरत में भी झूठी दरखास्त दायर करने वाले पर जुर्माना और मुकदमा दर्ज होगा जिसकी सजा का तयन कर दिया गया है। पहले ये नहीं था झूठी दरखास्त वाला, और जो शख्स उस पर कब्जा करके बैठा है जिससे वो जमीन वागुजार करवाई गई है उस पर भी अब भारी जुर्माने और सजाओं का तयन इस एक्ट में, इस तरमीमी एक्ट में कर दिया गया है, जो 5 से 10 साल तक कैद है और 1 करोड़ रुपए तक जुर्माना जो है वो कर सकते हैं एडिशनल सेशन जज साहब उस कब्जा करने वाले शख्स पर। तो फिर से वही बात कि आपने अब डिप्टी कमिश्नर साहब के पास नहीं जाना, आपने कोई अच्छा सा लॉयर जो है उसकी खिदमत लेनी है और अपनी बाकायदा से दायरी करनी है सेशन कोर्ट में, और सेशन कोर्ट में जो कंसर्न एडिशनल सेशन जज साहब होंगे वो आपकी दरखास्त पर फौरी तौर पर अमल दरामद करवाएंगे। इसमें एक चीज और भी आपने देखनी है कि अब इसका एप्लेट फॉर्म भी चेंज हो गया है। पहले इसकी अपील नहीं थी। आलिया नीलम साहब ने यह भी फरमाया था कि जिस चीज की अपील ही ना हो उसको कैसे आप कानूनी करार दे सकते हैं। तो पहले ही होता था कि डिप्टी कमिश्नर साहब का फैसला हाथ नहीं था। अब ट्रिब्यूनल का जो फैसला होगा उसको डायरेक्ट आप हाई कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं, उसका एप्लेट फोरम हाई कोर्ट होगा और इसके लिए म्याद का भी तयन कर दिया गया है। आपने 30 दिन के अंदर अंदर इसकी, अगर आप एग्रीड हैं कि ट्रिब्यूनल से कोई गलत फैसला हो गया है तो 30 दिन के अंदर अंदर आपने इसकी अपील फाइल करना होगी।
تو یہ بہت اچھا اقدام ہوا ہے عوام کے لیے. عوام کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کیونکہ خاص طور پر پنجاب میں قبضہ مافیا اتنا زیادہ سرگرم ہے اور اتنا زیادہ موزور ہے اور سیاسی اور معاشرتی اتنی پست پناہی ان کو حاصل ہے کہ وہ کسی نہ کسی صورت سے غریب کی زمین کو یا گھر کو پلاٹ کو ہتھیار لیتے تھے اور وہ بیچارہ اس کی بھی پوری زندگی گزر جاتی تھی اور اس کی کئی کئی نسلیں اس میں گزر جاتی تھی اور قبضہ واگزار نہیں ہوتا تھا. یہ سمری ٹرائل ہوگا. سمری ٹرائل سے مراد کہ ود ان نو ٹائم جو ٹریبیونل ہے اس کا فیصلہ کرے گا اور آپ کی زمین کو واگزار کروائے گا. باقی اس کی جتنی بھی تفصیلات ہیں آپ ہم سے رابطہ کریں. اگر آپ کو اس سے متعلقہ کوئی مسائل ہیں آپ ہم سے رابطہ کریں. انشاءاللہ اکارڈنگ ٹو لا جتنا جلد اور جتنا بھی آسان طریقے سے ہوگا ہم آپ کو اس کی فراہمی اور اس قانون کی عمل درآمد میں جتنی بھی ہو سکے گی مدد فراہم کریں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کا ہم ناصر ہو. پاکستان زندہ باد.